morning, students. Welcome to our online study system of CR International School, and I am Mr. Ankur, PGT Chemistry. And in this video, we discuss about the relative atomic mass. Some of the part are remaining. In our last video, as you know, in our last video, we studied about relative atomic mass, but some part is remaining. So, in initial 2-3 minutes, I repeat the topics of the last video. Okay. तो बेटा देखो लास्ट वीडियो में हमारे पास क्या था, हमने क्या पढ़ा था कि जैसे प्रॉब्लम कहाँ से आई थी, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कहाँ से आया था कि जब हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आ गए, हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आ गई, तो साइंटिस्ट लोगों के सामने उस टाइम एक क्वेश्चन था कि मैट्रिसेस छोटे छोटे सब्सटेंस से पार्टिकल से मिलकर बना है, तो उन पार्टिकल का मास क्या है, उसका वेट क्या है, दैट इज कॉल्ड वेट ऑफ द एटम या मास ऑफ द एटम। तो और वो पार्टिकल इतना छोटा था कि हम उसको देख भी नहीं सकते थे नॉर्मल आई से, तो उसका वेट कैसे वेइंग करेंगे, मेजर करेंगे, तो वो उस टाइम प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन था। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एवोगाड्रो हाइपोथेसिस यहाँ पर काम आई थी, और कैसे काम आई थी इसको मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको बेनिफिशियल हो जाए। कि उसमें याद करिए एवोगाड्रो हाइपोथेसिस आपको क्या कहती है, मैंने बताया भी था उसमें पूरे एग्जाम्पल देखे आपको कि जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आपने गैस ली, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस ली, है ना। तो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस आपसे क्या कहती है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैविंग द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने होंगे उतने ही किसमें होंगे, 1 वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन में होंगे। इज इट क्लियर? और हमारे पास उनकी वेपर डेंसिटी हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम हमें पता ही है, हमने 1 वॉल्यूम लिया है, तो वॉल्यूम ऑफ वेपर डेंसिटी के बेसिस पर हम उन गैसेस का 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन का वेट निकाल सकते हैं, वेट से मास निकाल सकते हैं। क्लियर? ये मैंने लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था। तो इस तरीके से बेटा कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस का जो मास रेशियो है वो कितना आया, 1:16। मतलब मास ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना आया, 1, एंड मास ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना है बेटा आपका 16, 1:16 का रेशियो है। हम जानते हैं दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या है, इक्वल है। तो मान लीजिए हमने ऐसे करके समझाया था कि मान लीजिए दोनों में 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब 10 मॉलिक्यूल्स का रेशियो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल्स का रेशियो कितना है, 1:16, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो भी कितना रहेगा, है ना, 1:16। और 1 molecule of hydrogen contain 2 atom and 1 molecule of oxygen also contain 2 atom। तो यहाँ पे बेटा एटम वाइज भी जब रेशियो निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, है ना, उसका कितना आएगा 1, और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 16। इस तरीके से ये बेटा हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक बताया था, और ये फॉर्मूला भी लास्ट वीडियो में आ गया था। तो मतलब हमें यहाँ से मीनिंग क्लियर हुआ कि हाइड्रोजन का वेट और ऑक्सीजन का जो वेट है उनका रेशियो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वेट का रेशियो, मास का रेशियो कितना है, 1:16। मतलब 16 किसका है, ऑक्सीजन का, और जो हाइड्रोजन का कितना है, 1। तो ये ऑक्सीजन का जो वेट है या मास है बेटा वो हाइड्रोजन के मास के कितने हो गया, 16 टाइम्स हो गया। ऐसे इन्होंने डिफरेंट किया, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन के साथ सल्फर लिया, सबके काउंट करें, तभी उन्होंने क्या पाया, जैसे हाइड्रोजन से 14 टाइम्स किसका है, नाइट्रोजन का। क्लियर? तो यहीं से ये फॉर्मूला बना कि किसी भी एलिमेंट का, एटम का जो वेट होता है, रिलेटिव वेट, है ना, एक्चुअल नहीं, रिलेटिव वेट जो है वो हाइड्रोजन का क्या, क्योंकि हाइड्रोजन के 1 एटम का वेट कितना है, देखो मास ऑफ द 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कितना होता है, 1, और ऑक्सीजन का कितना है बेटा हमारे पास, माने फॉर एग्जांपल हमने ऑक्सीजन का लिया, ठीक है, हम बात करते हैं किसके बेटा, है ना, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के 1 एटम का हमारे पास कितना आ रहा है प्रैक्टिकली करके, है ना, 16, और हाइड्रोजन कितना आ रहा है 1। तो अब मैं कहूँ ये कितने टाइम्स है, तो मैं कह सकता हूँ ना 16 टाइम्स है, 16 टाइम्स इंटू 1, तो बन गया यहाँ से हमारे पास ये एक्स क्या है, कितने टाइम्स है। और हम अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे, है ना, तो नाइट्रोजन का जो मास आया बेटा वो कितना आया हमारे पास, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो इसका कितना हो गया 14 टाइम्स, तो एक्स की वैल्यू क्या बन गई 14। क्लियर? ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये फॉर्मूला बना इसका रिलेटिव एटॉमिक मास, और किससे रिलेट किया गया, हाइड्रोजन से रिलेट किया गया। अब देखो बेटा लेकिन क्या होगा, समय के साथ इसमें कुछ चेंजेस आए कि हाइड्रोजन बहुत सारे कंपाउंड्स में नहीं मिलती थी, बट ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा मिलती थी, और एलिमेंट के वेट फ्रैक्शंस में भी आए। इन 2 वजह से क्या हुआ, यहाँ पे रिप्लेस करके किसके बेसिस पर, ऑक्सीजन के बेसिस पर किसी अदर एलिमेंट का बताने लगे, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, वो भी इतना बेनिफिशियली नहीं हुआ। देन सबसे टिल द एंड क्या हुआ
कि जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी और पता चला कि चाहे अर्थ क्रस्ट में, अर्थ के ऊपर, है ना, या आदमी जो आर्टिफिशियली कंपाउंड्स बनाता है, इंडस्ट्रीज में बनाता है, कार्बन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है। तो कार्बन का मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स के साथ क्या है, कॉम्बिनेशन है, कंपाउंड्स की फॉर्म में है। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि कार्बन के बेसिस पर हम क्या करें कि इसको बताने की कोशिश करें। और वहां पे देखो एक चीज और आई, ये इसी सेम टाइम पर, तो कार्बन के बेसिस पर कैसे बताया गया, एटॉमिक वेट की डेफिनेशन कैसे आई, तो वो मैं अभी लूंगा। लेकिन उससे पहले उसी सेम टाइम पीरियड पर बेटा एक और नई चीज हम लोगों को पता चली, साइंटिस्ट लोगों को पता चली। वो क्या थी, वो आइसोटोपिक टर्म थी। तो वो आइसोटोपिक टर्म क्या है वो अभी लेता हूं। देखो बेटा, जैसे आइसोटोप्स आप पढ़ के आए, जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन एटम है हमारे पास। तो चलिए मैं अभी बना देता हूँ। तो हाइड्रोजन एटम भी जो एक्चुअली जैसे ये मान लीजिए एलिमेंट है, क्लियर, हाइड्रोजन आपके पास एलिमेंट है, इनमें हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन एटम में बेटा क्या मिले, डिफरेंट डिफरेंट वेट के मिले। सम ऑफ द हाइड्रोजन हैविंग, है ना, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैविंग 1 वेट, है ना, सम ऑफ द हाइड्रोजन हैविंग 2, सम ऑफ द हाइड्रोजन हैविंग 3। तो ये प्रॉब्लमेटिक हो गया। अब हमारे पास कहाँ आएगा कि इस चीज में। फिर चलो इसे ऑक्सीजन भी आया, कार्बन भी आया, बस कार्बन है। तो कार्बन भी बेटा हमारे पास क्या है, 3 टाइप के। सम ऑफ द कार्बन हैविंग द वेट 12, सम ऑफ द कार्बन हैविंग द 13 एंड सम ऑफ द कार्बन हैविंग द 14। तो ये बेटा देखिए इस तरीके से चीज, और ये यही नहीं कई जगह आई। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में भी हमारे पास 2 टाइप से है, सम ऑफ द क्लोरीन हैविंग 35 एंड सम ऑफ द क्लोरीन एटम हैविंग द वेट 37। तो नियॉन है ना, नियॉन गैसेस है, तो उसमें भी बेटा कितना है, सम ऑफ द नियॉन हैविंग 20, है ना, 21 एंड सम ऑफ द नियॉन एटम हैविंग द वेट 22। तो यहां से एक नई चीज पता चली कि एक ही एलिमेंट के एटम्स के वेट भी क्या हो सकते हैं बेटा, अलग अलग हो सकते हैं। एटॉमिक नंबर अभी आया नहीं है, इस टाइम आया भी नहीं था। एक्चुअली क्या 9th में जो आप डेफिनेशन पढ़ के आते हो बेटा, वो प्रॉपर क्या पढ़ के आते हो, क्या कि दैट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास या वेट। जब हमारे पास एटॉमिक नंबर अभी इनिशियली में बेटा आया ही नहीं था। जो इनिशियल ओल्ड डेफिनेशन थी आइसोटोप्स की, वो किसके बेसिस पर थी, वो बेटा हमारी केवल वेट के बेसिस पर था, कि एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनके वेट अलग अलग हो, ऐसे आपस में ये क्या कहलाते हैं बेटा, आइसोटोप ऑफ नियॉन। इज इट क्लियर। तो यहीं पर बेटा देखो, जैसे ये जो कार्बन है ना, इसको उठा, क्योंकि हमें बेस क्या लेना था, कार्बन लेना था। क्यों लेना था, क्योंकि कार्बन के, भाई देखो वैसे आइसोटोप्स तो बहुत सारे हैं, इसके भी इसके भी इसके भी इसके बहुत सारे क्या, लेकिन मेन पॉइंट था कार्बन को क्यों चूज किया गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो एलिमेंट जो है वो कार्बन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो जो हमारी मॉडर्न डेफिनेशन है एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट की बेटा, वो किसके बेसिस पर है, कार्बन के बेसिस पर। तो वो कार्बन के बेसिस पर कैसे है, अब मैं उसको डिफाइन करता हूँ। क्लियर। तो देखो बेटा, जैसे आप देख रहे हो कि कार्बन हैविंग द 3 आइसोटोप, है ना, 3 आइसोटोप मतलब 3 कार्बन एटम्स, 1 हैविंग वेट 12। तो कार्बन के एक एटम का वेट एग्जैक्टली क्या है, 12। अगर सोचो बेटा, यहाँ हमारे हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1, और हमारे पास C12 का, जैसे हमारे पास क्या है, मैं बात करूं इसकी, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, तो इसका वेट हमारे पास कितना है बेटा, 12। अब मुझे इन दोनों को बराबर करना है, कैसे करूं, तो मैं इसको 1/12 कर सकता हूं। अब देखो ये क्या है, 12, और इसका मैंने क्या कर दिया बेटा, देखो 1/12 ये हुआ, और इसका वेट हमारे पास कितना है बेटा, देखो ये हमारे पास कितना है, 12, ये तो हमारे पास 12 आ गया, और इसका मैं 1/12 कर दूं, तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये 12 से 12 जाएगा 1 टाइम्स, तो ये 1 आ जाएगा। और 1 किसका होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो मतलब मैं कह सकता हूं ये जो इतनी टर्म है हमारी पूरी, ये इसके बराबर हो गई कि नहीं हो गई, ये और ये एक बात हो गई कि नहीं, इज इट क्लियर। और ये तो एक सेम ऐसे x टाइम्स इंटू, है ना, x टाइम्स इंटू, क्लियर पॉइंट। देखिए तो हमारे पास जो मॉडर्न डेफिनेशन है बेटा एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट की, वो अब समझ में आया आपको क्या है, कि इसको मैं ये जो इधर उधर की चीज़ें हैं एक बार दोबारा और कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत समझना बहुत मतलब जरूरी भी है और आसान भी है। लेकिन जब 9th-10th में ये डेफिनेशन बताई जाती है बच्चों को, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह जाता है। तो देखो पहला पॉइंट समझ में आया कि हमने हाइड्रोजन को पहले रिप्लेस करके डेफिनेशन बनी ऑक्सीजन के बेसिस पर।
देन बाद में कार्बन लिया। कार्बन क्यों लिया? क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कार्बन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। तो हमने रिलेट करके निकालना किसी अदर एलिमेंट का, किससे? कार्बन से। तो इस वजह से कार्बन चूज किया। कार्बन में भी क्या है? कार्बन के एलिमेंट के 3 टाइप के एटम्स होते हैं। एक एटम का मास एग्जैक्टली 12 होता है। तो ये जो 12 है ना, अब ये पॉइंट ये आता है कि साइंटिस्ट लोगों ने इसको क्यों चूज करा, इसको क्यों नहीं किया जी, इसको क्यों नहीं किया। तो एक्चुअली ये परसेंटेज का होता है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर ये कार्बन बने होते हैं। तो जो मैक्सिमम परसेंटेज होती है, ये चीजें वहां वेरी करती है। जैसे हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। सबसे ज्यादा आइसोटोप्स कौन सा मिलता है? हाइड्रोजन में, है ना, 1H1 वाला, मतलब जिसमें हाइड्रोजन का वेट क्या हो? 1 हो। तो ये वो रीजन है। आप आगे जो सेकंड चैप्टर आएगा हमारा, ये चीज आप उसमें पढ़ोगे अच्छे से। तो फिलहाल हम यहाँ आते हैं। तो हमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करना था कार्बन से, तो हमने मास ऑफ द 1 एटम ऑफ C12 लिया। वो कितना था? 12। लेकिन हम 12 और 1 को हमें बराबर करना है, इक्विवेलेंट करना है। कैसे करेंगे? है ना, या तो मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो मुझे ये नहीं, मुझे तो इसके बेसिस पे बताना है। तो जो भी करना है मुझे चेंजेस इसमें करना है ना। तो मैंने क्या करा? 12 को 12 से डिवाइड कर दिया। तो वैल्यू क्या बन जाएगी? 1/12 इंटू 12 इक्वल टू 1। और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा हमारे पास? ये पूरी वैल्यू अब हमारे पास इसके बराबर होगी, ये होगी। इज इट क्लियर? तो ये हमारा बेटा क्या बन गया? मॉडर्न आपके पास क्या है? जो एटॉमिक मास ऑफ, है ना, एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, तो ये बेटा हमारी क्या बनी? मॉडर्न डेफिनेशन बन गई। ओके, आपको क्लियर हुआ? से आप देखो बेटा, एक नई चीज और बताते हैं आपको कि एक आप टर्म पढ़ के आए होंगे AMU, है ना, AMU। इसकी आपकी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? एटॉमिक मास यूनिट। देखो, एटॉमिक्स के ये A, मास का M और यूनिट का U। तो ये 1 AMU क्या होता है? ये बेटा जो आप देखो टर्म देख रहे हो बेटा, है ना, ये आपने जो, ये तो मेरे पास क्या हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया। आप ये जो टर्म देख रहे हो, इसको ही हम क्या बोलते हैं? AMU। देखो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 जो है बेटा, वो हमारे पास कितना है? वैल्यू 12, और उसको 112 से डिवाइड कर दिया, है ना। सॉरी, ये पूरी टर्म बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी टर्म है, दैट इज कॉल्ड 1 AMU। क्योंकि देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 1/12 इंटू इसकी वैल्यू क्या है? 12, और आंसर क्या आ गया? 1 यूनिट आ गया। तो वही वाली बात है, वो यूनिट, है ना। तो हमारे पास एक एटम की जो मास है वो कितना निकल के आ गया? 1 का। कार्बन एटम के मास को जब हमने 12 से डिवाइड किया तो यूनिट प्लेस वैल्यू, यूनिट वैल्यू आ गई 1। तो ये कहलाती है हमारी 1 AMU। आपसे कुछ पूछे जी 1 AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? तो एटॉमिक मास यूनिट जिसके बेसिस पर हमने किसी भी एलिमेंट का क्या बताया? एटॉमिक वेट बताया। और वो जो जिसके बेसिस पे बताते हैं वो हमारी वैल्यू कितनी है? 1। कैसे आई 1? कि जो हमने कार्बन के C12 के 1 एटम के वेट को 12 से डिवाइड किया, तो वो वैल्यू कितनी बन के आई बेटा आपकी? 1। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये हमारी AMU होती है। तो किसी भी एलिमेंट का जो वेट की यूनिट बनी बेटा, वो कितनी बनी? अब जैसे मैं बात करता हूँ कि मास ऑफ, है ना, 1 एटम ऑफ आपके जो मान लीजिए हाइड्रोजन बना, तो ये क्या हो गया? 1 AMU। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो वो क्या हो गया जी? 12, है ना, AMU। मास ऑफ 1 एटम ऑफ, है ना, ऑक्सीजन, तो वो कितना बन गया बेटा आपके पास? 16 AMU। वो AMU मतलब ये पूरी चीज। देखो जैसे हमारे पास क्या था? ऑक्सीजन का वेट कितना था? 16। तो देखो ये 16 कहाँ आता था? यहाँ आता था 16। तो 16 इंटू ये करोगे, और ये क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? 1। तो ये क्या हो गई? ये चीज हो गई AMU, और ये क्या हो गया? 16। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास क्या बनी बेटा? एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरीके से, और इसी बेटा इसको अगर हम 16 AMU क्या है? 1 एटम का वेट है। और अगर इसको हमें AMU की जगह अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, तो यही टर्म क्या कहलाई जाने लगती है बेटा? ग्राम एटॉमिक वेट। ओके, इज इट क्लियर? तो देखो हमने क्या क्या पढ़ाया आपको? हमने रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक वेट की डेफिनेशन आपको पढ़ा दी। पहले एक ओल्ड डेफिनेशन पढ़ाई हाइड्रोजन के बेसिस पर। फिर मॉडर्न डेफिनेशन जो आज है किसी भी एलिमेंट के एटम की वेट को, मास को बताने की, वो किसकी है? C12 के बेसिस पर है, वो बताया आपको मॉडर्न डेफिनेशन। वो कैसे है वो बताई। देन इसी में हमारे पास एक चीज आई AMU। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग रहती है कि ऑक्सीजन का वेट क्या है? 16 AMU। तो AMU क्या है जी? क्या हम लोग टीचर्स लोग ऐसे करके छोड़ देते हैं जी, ये 1 एटम के मास की यूनिट है। तो आई कैसे यूनिट है? तो अब समझ में आया ये यूनिट कैसे आई आपके पास?
तो आपको एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बताया। अब एक चीज और क्या है हमारे पास, ग्राम एटॉमिक वेट। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक वेट हमारे पास क्या है कि किसी भी एटम के वेट को अगर हम एएमयू की जगह ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो वो आपके पास क्या रहता है, ग्राम एटॉमिक वेट। क्लियर? चलिए, तो यहाँ बेटा इसमें हमारे पास ये हो, यहाँ तक हुआ। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आप डिस्कस करेंगे बेटा 3 टॉपिक्स। एक तो हमारा टॉपिक होगा एवरेज एटॉमिक वेट। क्लियर? तो और एवरेज एटॉमिक वेट के बाद हम अगला टॉपिक किसका लेंगे, हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है ना, इस टाइप से, और एक आपका मास फॉर्मूला मास। तो ये हमारे नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक होंगे। ओके, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.